हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। वेक्टर्स में लेक्चर नंबर 2। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन, उसमें दो मेथड आती है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और इसके साथ साथ अब हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ की शीट चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप अपना नाम व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको शीट व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ताकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके पास शीट अवेलेबल हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। केम छो? मजामा? ओके। सो यस्टरडे हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, और कैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड किया जाता है वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसके लिए एक रूल था, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है तो एक वेक्टर के टेल के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कीजिए, जो भी एंगल बनता है, दिस वन इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा था कल? ठीक है। तो आज थोड़े से वेक्टर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे एनर्जी के साथ, एनर्जी लेके वीडियो लेक्चर देखना, ठीक है। आइए चलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो वेक्टर के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टाइप पता चल गए तो आपको जो आगे एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है, वेक्टर के एग्जाम्पल में। ओके, नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। समझो, मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे हूँ, आप कहाँ पे हो? वहाँ पे हो, ठीक है। तो मैं आपकी ओर आ रहा हूँ और आप मेरी ओर आ रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा, ये रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर, ठीक है। ये जो कैप है ना, कैप, वो कैप को हम हेड बोलेंगे और इसको हम टेल बोलेंगे। सेम थिंग, कैप को हम क्या बोलेंगे? हेड, और इसको हम क्या बोलेंगे? टेल, ठीक है। नाउ सी हियर, ये मैं हूं, यहां से यहां आ रहा हूं, ठीक है। ये आप हो, लेकिन आपका हेड मेरी ओर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो हम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल रहा है वी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर एरो अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ सोचो, यहां से बहुत ही बढ़िया चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सी हियर, मेरा घर यहां पे है, एग्जैक्ट बगल में आपका घर है, ठीक है। और मेरे घर के सामने और आपके घर के सामने, मेरे घर के सामने मेरा फ्रेंड रहता है, आपके घर के सामने आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है। हम दोनों चलते हैं, मैंने बोला चल मैं मेरे फ्रेंड को मिल के आता हूं, तो तुम भी बोले मैं भी मेरे फ्रेंड को मिल के आती हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जब मैं मेरे फ्रेंड को मिलने गया और आप आपके फ्रेंड को मिलने गए तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे घर के सामने था और आपके फ्रेंड का घर भी एग्जैक्ट आपके घर के सामने था और मेरा और आपका घर बगल में है। समझ में आया? तो ये दूरी सेम हो गई, मैं भी यहां से निकला सामने, आप भी यहां से निकले सामने, ठीक है। दोनों डिस्टेंस सेम हो गया। ओके सर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। अभी डायरेक्शन की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो गई? सेम हो गई। समझ में आया? तो जो भी वेक्टर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसका डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो देखो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। कौन सा टाइप है हमारा फर्स्ट टाइप? इक्वल वेक्टर। किसको बोलेंगे? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दिस वन इज वेक्टर ए, ये मैं हूं, ये आप हो, दोनों अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं एग्जैक्ट सामने। तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। डिस्टेंस भी सेम कवर किया उन लोगों ने, तो हम क्या बोलेंगे? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। चीज समझ में आ रही है क्या? पकड़ में आ रहा है क्या? ओके, ब्लिंक हो रहा है माइंड में? यस, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा बोलिए। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। देखो यहाँ पे
समझ में? अगर अगेन एक बार दोनों का मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ पता है? नेक्स्ट सिचुएशन में ये हुआ, समझना ध्यान से। हाँ, मेरा घर यहाँ पे है और आपका घर बगल में है, ठीक है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड रहता है वो एग्जैक्ट सामने रहता है, लेकिन आपका घर जहाँ पे है ना वहाँ पे सीधा सामने रोड है, कोई घर भर नहीं है, ठीक है, और एग्जैक्ट सामने आप देखते हो तो बहुत दूर आपको एक घर दिखाई दे पड़ता है, वहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है। तो देखो, मुझे मेरे फ्रेंड को मिलना है, आपको आपके फ्रेंड को मिलने जाना है, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस तो बहुत कम है, ये रहा, मैं यहां से निकला यहां पे पहुंच गया, डायरेक्शन दोनों की सेम, मैं यहां से निकला यहां पे पहुंच गया, आप घर से निकले लेकिन वो डिस्टेंस तो बहुत दूर था। अरे समझ में आया? दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, आपका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, लेकिन वो मैग्नीट्यूड कितना है, देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मेरे फ्रेंड का घर है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है मेरे से, ठीक है, और आपके फ्रेंड का घर है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है आपके घर से, ठीक है। तो हम दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। मेरे फ्रेंड, आपके फ्रेंड का घर मेरे फ्रेंड के घर से 5 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा है, मेरा 2 मीटर पे, आपके 10 मीटर पे, 5 2 10, समझ में आ रहा? 5 टाइम्स ज़्यादा है आपके जो फ्रेंड का घर है वो। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे, जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर के मल्टीपल में हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? पैरेलल। देखो मैं भी ऐसे चल रहा हूं, आप भी ऐसे चल रहे, हम दोनों चल रहे पैरेलल में, मैं पहले पहुंच गया, मेरा मैग्नीट्यूड कम था, वो बहुत देर बाद पहुंचा। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? तो देखो यहां पे पैरेलल वेक्टर, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड टू वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैंने आपको बताया ये मैं यहाँ पे हूँ, मेरे फ्रेंड के घर पे जाता हूँ, आप भी यहाँ पे हो, अपने फ्रेंड के घर पे जाते हो। मैंने आपको बताया कि यहाँ ये दूरी 2 मीटर है, समझो ये दूरी 8 मीटर है, ये कितने मीटर है? 2 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 8 मीटर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू 4 टाइम्स a, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 4 2 8 हो जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? अदरवाइज आप वेक्टर फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर b इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू वेक्टर a। इज इट क्लियर? ओके, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ? बोल सकते हो। अरे इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल में, बोले ना मैग्नीट्यूड सेम हो। समझ में आ रहा है? बट पैरेलल वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, ये नोट करके लिख लेना। पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते बट इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि ये गया तो पैरेलल में ही ना, बट कोइंसिडेंटली क्या हुआ, दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ सी हियर एंटी पैरेलल वेक्टर। अरे एंटी पैरेलल वेक्टर आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, आप यहाँ से ऐसे आ रहे हो, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? अपोजिट, एंटी पैरेलल। तो देखो यहाँ पे बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड टू द वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर। सेम थिंग यहाँ पे मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। मैग्नीट्यूड -4, इसका मीनिंग ये नहीं कि वो नेगेटिव वैल्यू है, माइनस की साइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चीज माइंड में डाली है। समझ में आ गया? -8, -4 ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे एरो से हमें पता चलता है, क्या एरो से पता चलता है? सर एरो से ये पता चलता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड है वो इससे 4 टाइम्स, मीन्स का इसका मैग्नीट्यूड इससे 4 टाइम्स है। इज इट क्लियर? अगर ये 2 है तो ये 8 है, अगर ये, अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 2 है तो ये क्या है? 8 है। ओके,
नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लेना, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है ना तो पैरेलल वेक्टर में इसके बीच का एंगल बनता है थीटा। अरे एक लाइन में तो एंगल थीटा बनेगा ना यार। अगर ये दोनों एंटी पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल बनेगा 180। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्या बनेगा 180। देखो यहाँ पे ये एंटी पैरेलल, तो एक वेक्टर ऐसे जा रहा ये रहा, एक वेक्टर ऐसे जा रहा ये रहा, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीज़ें हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे, ध्यान में रखना। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर के एंगल क्या रहेगा 0 डिग्री। अगर दोनों कोई दो आदमी है, वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भी ये डायरेक्शन में, दूसरा भी ये डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे, एक यहां से लगा रहा है, एक यहां से लगा रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा वो 180 डिग्री। ओके ओके, देखो नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर, जो भी वेक्टर एक ही लाइन पे होते हैं उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। उसके अंदर ही उसका मीनिंग है कोलिनियर वेक्टर। देखो दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, ठीक है, तो ये वेक्टर यहीं पे है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आप 2a लिख सकते हो, कोई एक दूसरा ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पे ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये रहा वेक्टर सी, ठीक है, तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों कोलिनियर हो सकते हैं क्योंकि इसको आप शिफ्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। वेक्टर को शिफ्ट करके कहीं पे भी हम रख सकते हैं, हमें पता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको अगर आपको कोलिनियर बनाना है तो बना सकते हो। अरे समझ में आया सर? तो मैं पैरेलल को भी कोलिनियर बना सकते हो, पैरेलल को भी कोलिनियर, यहाँ पे दो पैरेलल में है, इसको यहाँ पे उठा के रख दो, कोलिनियर बना सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके ओके, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना क्या होता है वो। इसके बाद आता है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। देखो यहाँ पे जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है लेकिन डायरेक्शन आर्बिटरी होती है। डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिटरी। सर एग्जाम्पल देके समझाओ। देखो एग्जाम्पल देता हूँ। देखो आपके बगल में कोई बैठा है, देखो देखो देखो, आपने देखा सर कोई नहीं है, देखो ना कोई बैठा है, सर कोई नहीं है। समझ में आया? आपके पास कोई नहीं है, वो जीरो मैग्नीट्यूड, लेकिन देखा, आपको एहसास करवाया, दैट इज आर्बिटरी डायरेक्शन। आपने देखा ना इस डायरेक्शन में, आर्बिटरी, अननोन, किसी भी डायरेक्शन। देखो वहां पे भूत है, सर कोई भूत नहीं है, लेकिन देखा आपने, दैट इज आर्बिटरी डायरेक्शन। एक्चुअल में उसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं, हाइपोथेटिकल थिंग है, हम एज्यूम करते हैं कि वहां पे कोई था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड आर्बिटरी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? एक्चुअल में वहां पे कोई होता नहीं है, इस टाइप का है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ ध्यान से समझना। ये टाइप्स तो चलो इजी है, लेकिन ये समझने में ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। सर ये भी ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह ही होगा ना? सॉरी, नहीं, ये ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह नहीं है, इसका यूनिफॉर्म पूरा अलग है, इसका यूनिफॉर्म पूरा अलग है। हम लोग ऑर्डिनरी वेक्टर के ऊपर एरो लगाते थे ना, यूनिट वेक्टर के ऊपर एरो नहीं, हम लगाएंगे कैप। कैप, कैप पहनता है ना, कैप, ठीक है, इसको आप कैप भी बोल सकते हो, ऐसे कैप, CAP। ओके, कहीं पे भी ऐसा लिखा है B के ऊपर कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है। J के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर है, K के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर है, A के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर है। समझ में आया? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? कोई भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर बनता है। देखो यहाँ पे सपोज मैंने लिया यहाँ पे वेक्टर A, तो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो तो क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आता है यूनिट वेक्टर ऑफ A कैप। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो यहाँ पे, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर के खुद को, सर ये मैग्नीट्यूड क्या लगा रखा है? देखो यहाँ पे, यही तो मुझे आपको आज सिखाना था। सपोज ये क्या है? वेक्टर B,
ठीक है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे पता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। इसको भी आप क्या बोलेंगे पता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस मीन्स किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, मॉड्यूलस बोलो, जो भी बोलना है बोलो, मीन्स वैल्यू आती है इसमें, क्या आता है, वैल्यू, डायरेक्शन नहीं आती। ये बी के ऊपर यूनिफॉर्म होगा तो इसको ही हम वेक्टर बोलेंगे। ये क्या बन गया सर, यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है लेकिन यूनिफॉर्म को हमने बॉक्स में पैक कर दिया। तो जब भी आप यूनिफॉर्म को बॉक्स में पैक करेंगे, अदरवाइज इसको अकेला लिखोगे तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। माइंड में डालिए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। माइंड में डालिए। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब भी ये चीज डाल दो माइंड में। अगर अकेला बी है, अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ बी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर अकेला बी, अरे नहीं बच्चा, ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, ई आए, एफ आए, जो भी आए, लेकिन जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए तो ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी तो सी मैग्नीट्यूड, वेक्टर डी तो डी मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, नोट करके कहीं पे भी ऊपर जो आपके पास फ्री स्पेस है वहाँ पे बोल्ड लेटर में ये लिख देना। ओके, नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर को हम किससे डिफाइन करते हैं, कैप से। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बी कैप। बी कैप इज इक्वल टू व्हाट, अ वेक्टर डिवाइडेड, अ वेक्टर, वेक्टर बी, उसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, अपने ही मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होता है। किसी भी वेक्टर को अपने वेक्टर से, अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन बताता है, मोस्ट आईएमपी का मार्क करके लिखना। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। की पॉइंट करके लिख देना। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। कहीं पे भी लिखा है ए कैप तो वो वेक्टर ए की डायरेक्शन बताएगा। देखो बहुत ही बढ़िया सी फील आने वाली है आपको यहां से। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नाउ सी हियर, अगर मैंने यहां से वेक्टर बी को सब्जेक्ट बनाया तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इंटू बी कैप। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप। देखो यहां पे वेक्टर किसका कॉम्बिनेशन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वेक्टर बनता है। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया क्या, फील आ रहा है क्या, कुछ अंदर से बाहर निकल रहा है, एनर्जी के फॉर्म में निकलना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसी का यूज करने वाले हैं हम। ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस थ्री एक्सीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर आप कुछ करने जा रहे हो? हाँ मैं कुछ करने जा रहा हूँ। दिस थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, देखो यहाँ पे दिस थ्री वेक्टर्स आर, देखो यहाँ पे ये दो एक्सीज है, सॉरी अच्छे से ठीक से बैठ नहीं रहा ये। देखो यहाँ पे दिस वन इज दो एक्सिस, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, और एक तीसरा मार्कर देखो मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ ऐसे। लेकिन इसको मैं बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसको मैंने इसे ऐसे रख दिया। देखो ऐसे, ये रहा, ये Z, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दिस थ्री एक्सीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे पड़ता है, ये मेरी फोर फिंगर है, ये मेरी मिडिल फिंगर है, ये मेरा थंब है। दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिखाई देता है क्या?
दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस हिसाब से ये लोग अरेंज हुए होते हैं, तो ये है ऑर्थोगोनल। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग ये होता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। कैसे है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, देखो यहाँ पे अभी मैं क्या किया, अभी मैंने ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमने इसको कुछ पर्टिकुलर नेम से डिफाइन किया है। ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से डिफाइन करेंगे, वाई एक्स की डायरेक्शन में यूनिट को हम जेड कैप से, सॉरी जे कैप से डिफाइन करेंगे, और जेड एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम के कैप से डिफाइन करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन एक बार आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये जगह कम पड़ रही है। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा सा ऐसे होके मैं लिखता हूँ। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर इन विच डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। के कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर एक्स अपॉन एक्स, जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर वाई अपॉन वाई, के कैप इज इक्वल टू वेक्टर जेड अपॉन जेड। अरे सर, तो यहाँ पे भी आपने बी कैप क्यों लिखा? कोई और नाम दे देते ना। अरे नहीं, यहाँ पे बी कैप रहने दिया। ओके, ये मुझे आपको सिर्फ ये एहसास दिलाने का था कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये चीज़ माइंड में गई क्या? वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पे, दिस वन इज नॉन एज, समझना, दिस वन इज नॉन एज वेक्टर बी। ओके, नाउ इसको मैंने लिखा, दिस वन इज नॉन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ए आए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए यहाँ पे मोड में वेक्टर ए और है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पे सी आए वेक्टर सी, तो यहाँ पे सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? यहाँ पे डी आए वेक्टर डी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। सिर्फ ये तीन केस ऐसे हैं जिसमें हमने यूनिट वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और ये थ्री हमारी जियोमेट्री की एक्सिस है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर आई कैप आता है तो हम लिखेंगे वेक्टर एक्स अपॉन एक्स, जे कैप आता है तो लिखेंगे वेक्टर वाई अपॉन वाई, और के कैप आता है तो लिखेंगे वेक्टर जेड अपॉन जेड। इज इट क्लियर? समझ में आया? मुझे ये बस ये चीज़ आपके माइंड में डालनी है, ये चीज़ डालो माइंड में। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये एक एहसास कराने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स कैप, यहाँ पे वेक्टर एक्स को आप सब्जेक्ट बनाओ। देखो यहाँ पे वेक्टर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ पे चला जाएगा एक्स इंटू आई कैप। ठीक है, तो एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड। आई कैप क्या है? डायरेक्शन। मैंने बोला माइंड में डालो। कैप टोपी पहना हुआ वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, टोपी पहना हुआ वेक्टर डायरेक्शन बताएगा। ये चीज़ डालिए। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। तो सोचो, अगर ऐसा लिखा है 2i कैप, तो इसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल x की डायरेक्शन में 2 जितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे लिखा है -2i कैप, तो पार्टिकल ने नेगेटिव x डायरेक्शन में 2 जितना डिस्टेंस कवर। अरे समझ में फील आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे j आ जाए, देखो अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो वेक्टर y इज इक्वल टू y इंटू जे कैप, ये यहाँ पे आ गया। ये क्या है? डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। y की जगह पे कुछ भी आ सकता है। देखो y की जगह पे आ गया -5, तो पार्टिकल ने, माइनस का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन चेंज।
पार्टिकल ने नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली जेड में आ सकता है। इज इट क्लियर? मुझे ये चीज़ आपके माइंड में डालनी है, ये चीज़ गई क्या माइंड में? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, अपने आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको बोला y इज इक्वल टू -10 k कैप, सर नॉट पॉसिबल, y है वो तो j कैप से डिफाइन होना चाहिए, ये माइंड में आना चाहिए। इज इट क्लियर? y है तो कौन आएगा, j कैप, y में k कैप नॉट पॉसिबल, k कैप मीन्स z डायरेक्शन, i कैप मीन्स x डायरेक्शन, j कैप मीन्स y डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़े क्या? ओके ओके, चलो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स। देखो यहाँ पे, दिस वन इज वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर ए। देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अदरवाइज इसको आप अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे इक्वल वेक्टर में क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको आप अनइक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो दिस वन इज द टाइप ऑफ वेक्टर। इसके बाद भी टाइप है हमारे पास पोलर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। ओके, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे उसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई 2 या 3 वेक्टर सेम प्लेन में लाई करने, प्लेन मीन्स समझो कि ये बॉर्ड है वो प्लेन है, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर कहीं पे भी लाई कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान में रखना। और एक्सियल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे एक्सियल वेक्टर, देखो यहाँ पे इसमें राइट हैंड थंब रूल रखता है। समझो यहाँ पे सपोज दिस वन इज, देखो यहाँ पे जो रेड मार्कर है, ये वाली रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो क्या करने का पता है? ये इसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम इसके डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करने का, पहला वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। देखो यहाँ पे ये रेड ऐसे है, वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। बाद में इसको कर्ल करो, कौन सी डायरेक्शन में? जो ब्लैक वाली मार्कर है, तो मैं वेक्टर ए से बी की ओर गया, तो मेरा थंब कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की ओर, तो ये डायरेक्शन बताएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ऐसे ले गया तो थंब डायरेक्शन देगा, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? अगर आप यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ देखो क्या होता है, मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मेरा थंब कहाँ पे गया? नीचे पे, तो ये डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। समझ में आया? ये हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। एक्सियल वेक्टर है तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम ये इसको डिफाइन कर सकेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी हियर। देखो एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताया, अ पर्सन वॉक्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बाई 10 मीटर। कोई एक पर्सन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है, तो मुझे वेक्टर की लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 10i कैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अ बर्ड फ्लाइज 2 मीटर इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्या लिखूंगा मैं? -2j कैप। इज इट क्लियर? आएगा क्या? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो समझ में आया क्या? ये बेसिक चीज़ें हमारे माइंड में जानी चाहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो पहले ये नोट कीजिए। इसके बाद देखने वाले हैं हम वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बहुत ही सुपर क्लासिक टॉपिक है, वेक्टर एडिशन। पहले ये नोट कर लीजिए। ओके, देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो यहाँ पे पहले क्या करने का, फर्स्ट ड्रॉ टू वेक्टर्स। मैंने 2 वेक्टर ड्रॉ कर लिए, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सर मैं ऐसे और ऐसे करता तो भी चलता, लेकिन मुझे कुछ टर्म्स किसी भी एंगल पे चाहिए। अगर मैं ऐसे और ऐसे वेक्टर ए और ऐसे वेक्टर बी ड्रॉ करता तो एंगल का फॉर्मूला इसमें नहीं आता, मुझे कोई भी एंगल पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना।
जॉइन द हेड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो हेड है उसको वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन कीजिए। देखो यहाँ पे वेक्टर ए का हेड उसको वेक्टर बी के टेल के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो मिलेगा ना, दिस वन इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा, ये चीज माइंड में डालिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द वेक्टर ए, ड्रॉ द वेक्टर बी, ठीक है। अगर सर ऐसा होता तो मैंने ये किया, देखो सर दिस वन इज वेक्टर ए और दिस वन इज वेक्टर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा वेक्टर ए, रूल नंबर 2 क्या है, इसके हेड के साथ इसके टेल को ज्वाइन कीजिए, दिस वन इज वेक्टर बी, तो दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। सब खेल एरो का है, वो चीज ध्यान में रखना, सब खेल किसका है, एरो पे। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका टेल वो फर्स्ट वेक्टर के साथ और उसका हेड वो सेकंड वेक्टर के साथ ज्वाइन होगा, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज समझ में आया? आप इसका एरो उल्टा देंगे नहीं, उल्टा नहीं सकते, इसका एरो ऐसे ही आएगा। इज इट क्लियर? एरो के ऊपर फोकस करना। तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर एडिशन। अभी ये दो वेक्टर ऐड हो गए। इज इट क्लियर? दो वेक्टर क्या हो गए? ऐड हो गए। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दो क्वांटिटी के यूनिट सेम होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है सर? वेक्टर v एंड वेक्टर v वेलोसिटी है तो इसका वेक्टर ऐड हो सकता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐड नहीं हो सकता। नोट करके लिख लेना, जब भी कोई भी दो क्वांटिटी है उसके यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन में ऐड सब्सट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स फोर्स में हो सकता है, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन में नहीं हो सकता। एडिशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन, चीज सुनना, एडिशन। ऐसा आपको दिया है वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2i कैप और वेलोसिटी a इज इक्वल टू 3j कैप, इसका एडिशन नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर ऐसा दिया है वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 2i कैप और v2 इज इक्वल टू 3j कैप, आप v1 प्लस v2 कर सकते हो, 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट दो क्वांटिटी अलग अलग है तो उसमें एडिशन हम नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइए चलिए, तो इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे पड़ता है क्या? ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, ऐसे ही पैरेललोग्राम भी आएगा डिट्टो। ये अगर ट्राइंगल आपको आ गया तो समझो पैरेललोग्राम इजी बन गया। देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसके नाम दे दिया, दिस वन इज वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए है। ए बी इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर बी है। और ओ बी इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर आर है। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया ना, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन। समझ में आया कैसे करते हैं दो वेक्टर का एडिशन? ठीक है, ये तो मैंने एडिशन किया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, ये मोस्ट आईएमपी है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये ध्यान में रखना। देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है? वेक्टर ए सर जी, वेक्टर ए सर। ये क्या है सर जी? ये क्या है सर जी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जब भी मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ तो आपको ये नहीं लिखने का, आपको ये लिखने का। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगेन मैं ये डायग्राम नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर आर। मुझे क्या फाइंड करना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की ही बात करूँगा। ये वेक्टर ए है तो इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिख सकता हूँ क्या? अरे मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे आप? ए लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड में इसको बी लिख सकता हूँ क्या? वेक्टर को भूल जाओ, कॉन्सेंट्रेट ऑन मैग्नीट्यूड। मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये रहा, ये रहा।
दिस वन इज ओ, दिस वन इज ए, दिस वन इज एम, दिस वन इज एन। बस देखो यहाँ पे, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी। मैंने ये बोला कि ये जो वेक्टर बी है ना, कौन है वेक्टर बी, वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में, सपोज ये कोई भी पार्टिकल है, आप हो, आप मीन्स आप यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हो, तो आपके दो कंपोनेंट आएंगे। एक आप मीन्स आप, आम आदमी पार्टी नहीं है, आप खुद, आप कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा आप साइन थीटा। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो कौन बना रहा है? सर वेक्टर बी, वेक्टर बी। मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड की। देखो मैग्नीट्यूड का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे थीटा एंगल कौन बना रहा है? आपकी जगह पे बी बना रहा है। सर तो बी के दो कंपोनेंट निकलेंगे। कौन सा कंपोनेंट? दिस वन इज बी कॉस थीटा, एंड सर यहाँ पे तो आपने ऐसे कंपोनेंट लिखे, देखो आप कॉस थीटा, आप साइन थीटा। जहाँ से दो कंपोनेंट निकले वो तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा। लिख सकते हो बट्टा यह, लेकिन आप जब यहाँ पे लिखोगे ना तो पूरा डायग्राम का वाट लग जाएगा। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने बोला था ये इसके पैरेलल ये लाइन है कि नहीं, इसके पैरेलल ये लाइन है कि नहीं, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे लिख दो बी साइन थीटा, खत्म। अरे समझ में आया क्या? नहीं आया? आइए एक और बार करते हैं। देखो यहाँ पे दिस वन इज़ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैग्नीट्यूड ए। दिस वन इज़ वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? बी। ये एंगल मैंने एज्यूम कर लिया थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, अरे इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी बोल सकते हो ना आप। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, माइंड में डालो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड, नॉट इज द एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर तो कहीं बीच में नहीं आया। ये वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है सर, बीच का कहाँ है? ये तो आउटसाइड है। अरे इसको यहाँ पे शिफ्ट करके देख लो ना, वेक्टर को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या आया? थीटा। दिस वन इज बी कॉस थीटा। सर यहाँ पे भी साइन थीटा बनना चाहिए था, हमने तो यहाँ पे बनाया। क्यों बनाया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि पूरा डायग्राम बिगड़ जाता और मुझे यही चाहिए था, तो बी साइन थीटा बना दिया। इज़ इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये याद रखना। सर अगर थीटा यहाँ पे बन रहा होता तो आप ये कॉस बनता और ये साइन बनता। सही सोच रहे हो, सही पकड़े हो। इज़ इट क्लियर? जिस एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है वो कॉस, बाकी वाला साइन। सही पकड़े हो। इज इट क्लियर? ओके नाउ, ओके 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 फाइन। देखो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम एन, ओ एम एन। पाइथागोरस थियरम सर हम लोगों ने यूज़ किएला है स्टैंडर्ड 10th में, हम लोगों को पता है। ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर ये होल स्क्वायर बनेगा, हाँ, इज इक्वल टू सर जी मैं एम एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। सर जी पाइथागोरस थियरम बहुत बढ़िया तरीके से आता है। सर यहाँ पे मैं वेक्टर आर लिखूँ या फिर से अगेन नोटिफाई कर रहा हूँ आपको, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आर स्क्वायर ओ एम। सर ओ एम ओ एम ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए ओ ए। सर गोलमाल याद आ गया, ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस ए एम होल स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर को एज इट इज़ रखो। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? कैसे लिखा समझ में आया? इज इट क्लियर? सर यहाँ पे आर स्क्वायर पहले क्यों लिख दिया, बाद में इसके साथ लिखना चाहिए ना। चलो बाद में लिखते यार, क्या आप लोग भी। ओ एन स्क्वायर बस। चलो अभी सबकी वैल्यू में रिप्लेस करता हूँ। ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? ओ एन मीन्स वॉट? ओ एन मीन्स सर वेक्टर आर। नहीं 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 नहीं, वेक्टर आर नहीं, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए। सर वेक्टर है, वेक्टर ए नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? ए प्लस ए एम बी कॉस थीटा। वेरी गुड वेरी गुड, बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, प्लस 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 एम एन बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया?
इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं. सो वी विल राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सर मैं एक बात बोलूँ सर? हाँ बोलो ना बच्चा. सर इसमें से अगर बी स्क्वायर को कॉमन निकल ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. चलो निकाल लेते हैं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये लो बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज. सर मैंने पढ़ा था 10th में इसकी वैल्यू 1 बनती है, तो बना लो. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर. सो वी विल राइट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसको पहले लिख लो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला. रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. मुझे यही आपको प्रूव कराना था. समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? सर ये थीटा क्या है? थीटा इज द, ये चीज़ ध्यान में रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. देखो यहाँ पे एक और बढ़िया सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ये क्या है? वेक्टर ए. ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर आर. तो इसके बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं अल्फा. क्या बोलते हैं? अल्फा. अगेन एक बार, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है. सर तो ये थीटा नहीं होगा बच्चा, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे डालो. तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया, दिस वन इज वेक्टर बी. ये एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थोड़ी ना थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या बना? ये एंगल थीटा. इज इट क्लियर? ये एंगल अल्फा. अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो यहाँ पे नोट मोस्ट IMP. पहले तो tan अल्फा लिखो, क्या होता है वो. देखो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा, यही ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं. tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड कौन सी है? b साइन थीटा. तो यहाँ पे लिखो b साइन थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है? सर वेक्टर, वेक्टर नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड. a प्लस बी कॉस थीटा. तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी कॉस थीटा. ये अल्फा है ना, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? कई बार आपको पूछेंगे फाइंड द डायरेक्शन, तो आपको क्या फाइंड करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में? tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होगी. इज इट क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं? ओके, आइए रिवीजन कर लेते एक बार. देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन करने के ये 3 रूल्स है. फर्स्ट, ड्रॉ टू वेक्टर्स, जॉइन द हेड ऑफ, पहले वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को जॉइन कीजिए. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला मिलेगा आपको, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, इसका मैंने फाइंड कर लिया वेक्टर का एडिशन. अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ये एंगल थीटा एज्यूम किया. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वेक्टर को मैं कंसीडर नहीं करूँगा, वेक्टर को मैं देखूँगा लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, फोकस ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर करूँगा. मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड हम आर लिखेंगे. ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें आर की वैल्यू क्या मिली? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. थीटा इज वॉट? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर. इसीलिए मैंने पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री करवाया. कॉस थीटा कितना होता है, कॉस पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, वो चीज़ देख लेना. साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, वो चीज़ देख लेना, यहाँ पे काम आने वाली है. इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके. अल्फा क्या है? अल्फा ये नोट करके लिख लेना. अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए.
रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए, ये दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा हमारा, अल्फा बनेगा। तो वी विल राइट tan अल्फा इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल सेम यही ट्राइंगल यूज किया है, ट्राइंगल ओ एम एन, ट्राइंगल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, मोस्ट IMP फॉर्मूला। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स यहाँ से कोई शीप ऐसे निकली है, ठीक है, तो वो शीप निकली तो वो पानी में सीधी थोड़ी ना जाएगी, कुछ एंगल पे ऐसे मुड़ेगी, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्सिस से कितने एंगल पे मुड़ के चल रही है आपको पूछेंगे, तो यहाँ पे हम अल्फा डायरेक्शन डिफाइन करता है। अल्फा क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है। इज इट क्लियर, समझ में आया? ओके देखो सेम डिट्टो आपको पूछेंगे, डिफाइन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कोई चेंज नहीं, सेम थियरी, थप्पा लगा दो। सर पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम देखा है क्या आपने, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये पहले ये सोचो कि ये ट्राइंगल तो था ही मेरे पास, ये रहा ट्राइंगल। मैंने क्या किया, मैंने बोला था वेक्टर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये वेक्टर बी को कॉपी करके लिख दिया यहाँ पे, ये रहा वेक्टर बी को कॉपी करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस वन इज वेक्टर बी। ये वेक्टर ए को कॉपी करके मैंने ऊपर थप्पा लगा दिया, ये वेक्टर बी को ए को कॉपी करके यहाँ पे थप्पा लगा दिया, बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये, देखो पैरेललोग्राम दिखाई दे पड़ता है क्या। अगर ये एंगल थीटा, तो मैंने अभी बताया आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। सेम थियरी, फॉर्मूला भी सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगी, नो चेंज। इज इट क्लियर? तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे सर अब भी बताओ आप, अगर वेक्टर एडिशन करना है तो ये लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं सर यहाँ पे तो कहाँ ये लॉ है, देखो ये वेक्टर भी यहाँ पे आ गया, दोनों वेक्टर दोनों नहीं तीनों वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी, दोनों ओ से ही गुजर रहे हैं। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे भी आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन पहले मुझे आपको ये थियरी कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर? अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं तो रूल्स एडिशन का ये याद रखना, लेकिन जब हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मूला, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। किस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं वो देखेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। ओके, इसमें ट्राइंगल भी आ गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी आ गया। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा, इफ देर आर टू वेक्टर इज गिवन और उसके बीच का एंगल थीटा, सर थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। ओके, और डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ सी हियर, मैं डिफरेंट एंगल लेता हूँ। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस π/6 और कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या रहती है, कॉस 30 की वैल्यू से √3/2 रहती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट आंसर, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। a और b का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके फाइन, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे सपोज हमें कोई वेक्टर ऐसा दिया है, ध्यान से समझना। सपोज हमें कोई वेक्टर ऐसा दिया है, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई एग्जांपल है क्या इसके रिलेटेड? डॉट क्रॉस आ गया, चलो मैं ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से समझना, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, देखो यहाँ पे कोई वेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया है, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल टू
इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल, मीन्स दो वेक्टर दिए वो भी इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। समझ में आ रहा है क्या? चलो थोड़ा सा मैं अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। सपोज दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। थीटा क्या दिया है? 60 डिग्री। हमें पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या करो? फाइंड करो। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? a इज इक्वल टू बी, अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, ये दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो r इज इक्वल टू वॉट? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। देखो मैं b स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज बोथ आर सेम। सो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 1/2 रहता है। सो व्हाट इज द आंसर? a स्क्वायर प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर। अवर आंसर इज 3a स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू ए। क्या लिख सकते हो? √3 इंटू ए। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे आपको यही सेम एग्जाम्पल करना है। मैं थीटा की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन सेम, नो चेंज। आपको सिर्फ थीटा की प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, ये ध्यान में रखना। दिस 6 एग्जाम्पल्स आर फॉर होमवर्क। और होमवर्क में आज का लेक्चर का रिवीजन 2-3 बार करना, तब भी माइंड में जाएगा। इज इट क्लियर? 2, 3, 4 जितना भी बार हो सके आज का लेक्चर परफेक्ट कर लेना, आगे तब भी मज़ा आएगा आपको। ओके? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? फाइन। सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।